Today's topic is resonance. We have discussed delocalized chemical bonding. We have discussed conjugation. We have discussed the shifting of electronic density within a system which is delocalized. And delocalization हमने मुख्तलिफ उसके केसेस जो है वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसमें डबल बॉन्ड की आपस में कॉन्जुगेशन है, या डबल बॉन्ड की p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन है, या lone pair के साथ conjugation है. Now, what is resonance? Resonance is a phenomena in which we represent a molecule in more than one structures. So basically, resonance is the representation of a molecule as a weighted average of two or more canonical forms. Right? Now, what are canonical forms? Average क्या होता है? Representation क्या होती है? ये सारी चीजें आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि सारी की सारी डिस्कस कर ले। इससे पहले जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल का, उससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मॉलिक्यूल की प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर एनालाइज नहीं करते तो एटलीस्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो C2H6O, राइट, सो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाती है कि इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, राइट। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर आप इसके 2 ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप C2H6O का एथेनॉल बना दें और या फिर उसको डाइमेथिल ईथर बना दें। अब इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आप बना दें, फॉर एग्जांपल आप एथेनॉल बनाते हैं तो इथाइल अल्कोहल जो है, अब आपको उसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि इसमें क्या है, 2 कार्बन है जो कि आपस में कनेक्टेड हैं और फिर दूसरे कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच है। अब इस मॉलिक्यूल को एनालाइज करने के लिए या इसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला काफी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप का पता चल गया कि इसमें क्या है, OH है। अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या अल्कोहल है या OH फंक्शनल ग्रुप है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? इसमें देखिए ऑक्सीजन है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही यही है कि an atom or the capacity or the capability of an atom to attract a shared pair of electron। तो इस ऑक्सीजन का जो शेयर्ड पेयर है वो एक तो इस कार्बन के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ है, तो ये जो शेयर्ड पेयर है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन होगी और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होंगे तो कार्बन के से थोड़ा सा दूर होंगे। इसका मतलब है इस कार्बन पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिशिएंसी होगी और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि किसी मॉलिक्यूल में एक जगह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी जो डेंसिटी है वो कम है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब पोल्स क्रिएट हो गए और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एज अ होल पोलर हो गया। तो अब पोलर मॉलिक्यूल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम इसको असाइन कर सकते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं होगा, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो ये उसमें डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ये ऑयल्स में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ऑयल्स के साथ मिसिबल है या नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, या ये क्रोमेटोग्राफी इसका बिहेवियर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस में इसका बिहेवियर क्या होगा। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप किसी एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम एथेनॉल की अगर सारी नहीं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स मौजूद हैं और फैसिलिटी मौजूद है, लैब मौजूद है, तो हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको हम एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते,
तो इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर जो है दैट इज नॉट एनफ टू प्रेडिक्ट all of the physical or chemical properties of that molecule. तो अब जो आपको डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है, इससे यही चीज जाहिर हो रही है कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनको हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किसी मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल हैं, जिसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मॉलिक्यूल का फिर असल जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो है क्या? वो ये है, दैट इज द वेटेड एवरेज। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म्स का मतलब है कि जो मुख्तलिफ हम उसके फॉर्म्स बनाते हैं या मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसके बनाते हैं, ये अभी हम एग्जाम्पल्स के जरिए पढ़ेंगे भी कुछ। तो ये सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं या रेजोनेंस फॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब वेटेड एवरेज क्या है? इन सारे स्ट्रक्चर्स का एक एवरेज स्ट्रक्चर होगा और मॉलिक्यूल का एक्चुअली वही स्ट्रक्चर होता है। जितने भी स्ट्रक्चर्स, आप दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करें, 3 ड्रॉ करें, 4 ड्रॉ करें, उन सब में कोई भी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। जो इसका रियल स्ट्रक्चर है वो या तो इसका वेटेड एवरेज है उन सारे फॉर्म्स का, या हाइब्रिड भी कहते हैं कि उसका जो हाइब्रिड है उसका रियल स्ट्रक्चर वो होगा। और इस सारे फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं कि जिसके जरिए हम एक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब है कि उनमें रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो अगर एक से ज्यादा फॉर्म्स किसी मॉलिक्यूल के बन रहे हैं तो इसका मतलब है डीलोकलाइजेशन हो रही है, एंड दैट इज एक्चुअली रेजोनेंस। तो इसके हम अभी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला एग्जांपल है 1,3-ब्यूटेडाइन। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है, और जब इसमें डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर आप यहां एरोज ऐसे ड्रॉ करें ऐसे, तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब मैंने कहा कि किसी मॉलिक्यूल को अगर आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन केस ऑफ 1,3-ब्यूटेडाइन वी कैन ड्रॉ 2 स्ट्रक्चर्स फॉर दिस मॉलिक्यूल। इनमें से कोई भी इस मॉलिक्यूल के रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना ये वाला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ये वाला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो असल में इसका रियल स्ट्रक्चर है क्या? इसका रियल स्ट्रक्चर समवॉट ऐसा होगा, एंड दिस इज एक्चुअली द रेजोनेंस हाइब्रिड, या जो डेफिनेशन में हम पढ़ रहे थे वेटेड एवरेज। तो दिस इज एन एवरेज ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर्स, यही इसका रियल स्ट्रक्चर होगा। अब ये हम क्यों कहते हैं कि ये भी स्ट्रक्चर नहीं है और ये भी स्ट्रक्चर नहीं है? पहले इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम एनालाइज करते हैं। ये जो है एक न्यूट्रल फॉर्म है, ये एक चार्ज सेपरेटेड फॉर्म है। तो चार्ज सेपरेटेड तो अनस्टेबल होता है, न्यूट्रल जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो व्हाई नॉट के इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है न्यूट्रल, ये इसका रियल स्ट्रक्चर हो। जब हम इसके रिएक्शंस लिखते हैं तो हम ये हाइब्रिड नहीं लिखते, हम ये वाला या वेटेड एवरेज जो है इसका ये नहीं लिखते, हम एक्चुअली यही स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि ये जो स्ट्रक्चर है न्यूट्रल फॉर्म ऑफ 1,3-ब्यूटेडाइन, दिस इज नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटेडाइन। क्यों? इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और फिर जो है आप समझ जाएंगे कि क्यों हम कहते हैं। अगर आप 1,3-ब्यूटेडाइन के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं और एक बीच में सिंगल बॉन्ड है। सो इट्स अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, 2 डबल बॉन्ड्स सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड सिस्टम है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसके जो 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ इसके करीब होनी चाहिए, मतलब इसकी इक्वल होनी चाहिए, और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ इसकी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब एक बॉन्ड जो है इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड वो 154 पिकोमीटर का होगा, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 134 पिकोमीटर का होगा।
एक्सपेरिमेंटली जब इसको एनालाइज किया गया तो 1,3 ब्यूटेडाइन के बॉन्ड लेंथ्स जितने भी हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स, ये सारे सेम हैं। तो सेम कैसे हो गए? सेम इसलिए हो गए कि ये जो डबल बॉन्ड है, इट्स नॉट अ ट्रू डबल बॉन्ड। सी व्हेन इट रेजोनेट्स, sometimes it becomes a single bond and sometimes it becomes a double bond. Similarly, this carbon-carbon single bond may also form a carbon-carbon double bond between carbon number 2 and 3. And similarly, ये जो डबल बॉन्ड है ये कभी सिंगल भी हो जाता है। तो एक्चुअली हम इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉटेड लाइन से कि these are not true double और सिंगल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में या इस डबल बॉन्ड में थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रू सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो जब भी आप हाइब्रिड शो करते हैं या एवरेज शो करते हैं 2-3 स्ट्रक्चर्स का, तो हम उसको ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जब डीलोकलाइजेशन होती है तो सिंगल बॉन्ड्स डबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, दैट इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन इन दिस मॉलिक्यूल एंड इन ऑल ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स एज वेल। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गई। दूसरी जो एग्जांपल है दैट इज बेंजीन। बेंजीन आपको पता है इट्स अ वेल नोन मॉलिक्यूल। तो अब रेजोनेंस बेंजीन में कैसे होती है? तो दिस इज वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन, लेकिन डीलोकलाइजेशन की वजह से आप इसके जो ऑर्बिटल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या पाई बॉन्ड्स हैं, इनको यू शिफ्ट भी कर सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी इसका पॉसिबल है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं तकरीबन आपस में सेम लग रहे हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन बेंजीन चूंकि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसको अगर आप यू रोटेट करें तो ये दोनों एक जैसे ही लगेंगे। लेकिन इसके अलावा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अलावा हमारे पास 3 और स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि थोड़े से ऑड लग रहे हैं। एक तरह से ब्रिज है 2 कार्बन्स के बीच में, ठीक है, और फिर साइड पे 2-2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो 3 स्ट्रक्चर्स बेंजीन के ये भी पॉसिबल हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन तीनों स्ट्रक्चर्स का देखें तो वो C6H6 ही है। ठीक है ना, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इनमें भी है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इनमें भी है। इसका मतलब है कि हम बेंजीन को इन 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये फाइनली ये जो है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इसमें देखें बीच में एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो सर्कल का मतलब है कि जो बीच में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो कि डीलोकलाइज हो रही है, सिग्मा तो नहीं हो रही, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो पूरे रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और इसीलिए हम जिस तरह ओपन चेन में हमने ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए थे, इस तरह से हम इसमें सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि ये सर्कुलेट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पूरे रिंग में। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो हम रेजोनेंस में यूज करते हैं, दैट इज द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर और 1,3 ब्यूटेडाइन के 2 स्ट्रक्चर्स, ये एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द रियल स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटेडाइन और बेंजीन। देखिए ना, इसमें 1,3 ब्यूटेडाइन में 1, 2 और 3, 4 के दरमियान डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहां भी अगर आप देखें तो 1, 2 और 3, 4 के दरमियान ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड एक प्रॉपर्टी मौजूद है। इसी तरह से बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड सॉलिड मौजूद है, दूसरा तो डॉटेड लाइन है, ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंगल बॉन्ड और इनमें भी सॉलिड सिंगल बॉन्ड मौजूद है, और बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड भी डॉटेड लाइन से यहाँ पर 2 और 3 के दरमियान शो किया हुआ। तो किसी हद तक ये दोनों स्ट्रक्चर्स इसके रियल स्ट्रक्चर की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो कि रियल स्ट्रक्चर की तरफ कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इनको हम बोल सकते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं
फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो अगेन जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं कितने हैं। तो दो इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं और एक जो है फाइनली इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इसका जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द रियल स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज अ माइनर कॉन्ट्रीब्यूटर। अब मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर और माइनर कॉन्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है या जो 1,3-ब्यूटाडाइन का रियल स्ट्रक्चर है, उसमें इस स्ट्रक्चर की भी कंट्रीब्यूशन है और इस स्ट्रक्चर की भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इन दोनों की कंट्रीब्यूशन सेम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या मेजर कंट्रीब्यूटर एंड दिस इज अ माइनर कंट्रीब्यूटर। क्यों हम कहते हैं, क्यों ये मेजर है, क्यों ये माइनर है? जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर्स। मैंने पहले भी आपसे कहा है, 2 बार कहा है कि जब भी आप रेजोनेंस फॉर्म्स बनाते हैं या आप डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, तो उसमें अगर एक आपके पास रियल मतलब न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो, दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर। तो अब इसका जो चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये माइनर कंट्रीब्यूटर है। तो अगर हम ये एज्यूम कर भी लें कि 1,3-ब्यूटाडाइन इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में रेजोनेट होता है, कभी ये होता है कभी ये होता है, तो इसमें जो चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर है इसमें ये कम टाइम गुजारेगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रख लें कि रेजोनेंस जो है इट्स नॉट अ रियल फिनोमेना। ठीक है ना, इट्स नॉट रियल फिनोमेना। ऐसा नहीं है कि 1,3-ब्यूटाडाइन कभी इस फॉर्म में होता है और कभी इस फॉर्म में होता है, ऐसा कभी भी नहीं है। 1,3-ब्यूटाडाइन का एक ही स्ट्रक्चर है कि रियल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूटर हैं। मैंने पहले भी कहा कि नीदर ऑफ दीज टू, इनमें से कोई भी जो है वो 1,3-ब्यूटाडाइन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। दीज आर जस्ट द कंट्रीब्यूटर्स। कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करते होंगे, कुछ कम कंट्रीब्यूट करते होंगे। तो रेजोनेंस जो है दैट इज नॉट अ रियल फिनोमेना, इट्स अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना, जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई all the carbon-carbon bond lengths in 1,3-butadiene are similar to each other. अगर हम रेजोनेंस को एक्सक्लूड कर दें तो हम कभी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे कि इसके जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स हैं वो सारे सेम हैं, क्योंकि अगर हम रेजोनेंस एक्सक्लूड कर दें तो फिर हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये न्यूट्रल फॉर्म जो है इसका, तो इसमें तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी। तो फिर कैसे हम इसकी सेम बॉन्ड लेंथ सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे? सो ये जो एक्सप्लेनेशन है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, ये तो एक एग्जांपल है। इसके अलावा और भी मैनिफेस्टेशंस हैं या प्रूफ्स हैं जिससे हम रेजोनेंस को प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अगेन, ना आप ये वाला स्ट्रक्चर आइसोलेट कर सकते हैं, ना ये वाला स्ट्रक्चर आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब रियल वर्ल्ड में आपको ना ये स्ट्रक्चर मिलेगा 1,3-ब्यूटाडाइन का, ना ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो दीज आर जस्ट द कंट्रीब्यूटर्स। अच्छा, रेजोनेंस लिखने के लिए जब आप ये मुख्तलिफ कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेंस फॉर्म्स ड्रॉ करते हैं तो इनको कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहली बात कि जब आप फॉर एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन की ही एग्जांपल ले लें तो एक न्यूट्रल फॉर्म आपने बना दी। अब इसमें जब आप डीलोकलाइजेशन शो करेंगे तो जाहिर है आप इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग शो करेंगे ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग आप शो करेंगे तो एक जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी और दूसरे साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस आएगा। बीच में जो दो कार्बन हैं इन पे ना डेफिशिएंसी आ रही है और ना एक्सेस आ रहा है। इनके बॉन्ड्स जो हैं पहले की तरह पूरे हैं। ठीक है ना। तो जहां डेफिशिएंसी आ रही है वहां पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, जहां एक्सेस आएगा वहां आप नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। रिमेंबर, the charges on the left hand side should always be equal to the charges on the right hand side. तो यहाँ तो न्यूट्रल है, जीरो है, तो यहाँ +1 और -1 दिस इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आपने स्ट्रक्चर्स सही बनाए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है कुछ गड़बड़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस शो करें या रेजोनेंस फॉर्म्स ड्रॉ करें तो आपने एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी। यहां देखिए, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन दो हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन,
एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन दो हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन। तो एटम्स ना हमने कम किए ना ज्यादा किए, ना उनकी पोजीशन चेंज, हमने सिर्फ क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज की। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले इन दो के दरमियान शेयर्ड थे पाए, अब इन दो के दरमियान शेयर्ड हैं। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पूरे थे, अब कम हैं। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे कम तो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसमें है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन आप इससे ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। किससे ज्यादा? ऑक्टेट से ज्यादा। मतलब आप ऑक्टेट से कम तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट से ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा हो गए। यहाँ ज्यादा नहीं हुए। देखें यहाँ पर मैंने कहा एक कार्बन और दो हाइड्रोजन है। तो अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट जरा गिने आप, 3 इसके बॉन्डेड पेयर्स हैं, मतलब एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके 6 हो गए। और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है एक बॉन्ड मिसिंग है इसका, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास हैं वो 6 हैं। इसका मतलब है ऑक्टेट से कम है। इस पे भी मैंने आपसे कहा कि 2 हाइड्रोजन है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट आप गिने। इलेक्ट्रॉन काउंट में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों काउंट होते हैं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के कितने हैं? 2, 4, 6 और 2 जो है इसके नेगेटिव चार्ज के, तो टोटल 8 हो गए। तो जब आप रेजोनेंस फॉर्म्स बनाएंगे तो आप 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स तो किसी एटम को दे सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं दे सकते। अब इस केस में देखें तो 8 से कम है, 6 हैं, लेकिन यहां चूंकि नेगेटिव चार्ज भी है, स्टिल इट हैज अ टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज का ख्याल रखना है। सेकंड, जो बीच में आप एरो ड्रॉ करेंगे वो डबल हेडेड एरो होगा, एंड दिस डबल हेडेड एरो शोज रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। अगर इसकी जगह कोई और एरो आप लगाएंगे तो आप ये शो करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, और ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। These are the same molecules and these are 2 different structures of the same molecule। तो आप एक मॉलिक्यूल से दूसरे में नहीं जा रहे या दूसरे से तीसरे में नहीं जा रहे, आप एक ही मॉलिक्यूल को मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और फॉर्म में एरो ड्रॉ करेंगे, दैट विल मीन दैट यू आर मूविंग और यू आर कन्वर्टिंग से कंपाउंड ए इनटू कंपाउंड बी, या कंपाउंड 1 को आप 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ रिएक्शन, इट्स जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। तो ये डबल हेडेड एरो जो है ये आप जरूर लगाएंगे। और एक और चीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं एटम्स, उन सबके सेम रहेंगे, वो आपने चेंज नहीं करने। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है while writing or drawing resonance structures. So in 1,3-butadiene, this is the major contributor and this one is the minor contributor, and here we have the resonance hybrid. अब दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाएं। ये आखिरी चीज है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन के मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर्स अभी बना के दिए। जो पहले तो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम केक्यूले स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ये केक्यूले ने प्रपोज किए थे। और बाकी जो 3 हैं इनको हम डेवर स्ट्रक्चर कहते हैं। डेवर आल्सो इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने ये वाले स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए थे कि बेंजीन के ये वाले स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल हैं। अब जिस तरह हमने 1,3-ब्यूटाडाइन में देखा कि एक न्यूट्रल था, एक चार्ज सेपरेटेड था, तो ये जरूरी नहीं है कि जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो एक पे चार्ज लाजमी होगा। तो बेंजीन में अगर आप देखें पांचों के पांचों जो हैं वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स हैं, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। वो इसलिए भी है कि इट्स अ साइक्लिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ओपन चेन में ज्यादातर आपके पास चार्ज सेपरेशन आ सकती है, इसमें भी आ सकती है, रिंग स्ट्रक्चर्स में भी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें, लेकिन बेंजीन के केस में आपको कोई चार्ज सेपरेशन नहीं नजर आ रही। तो क्या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है? नहीं है। Peculiar structures जो हैं, these 2 structures are the major contributors towards the real structure of benzene. जो Dever structures हैं, these are the minor contributors towards the real structure of benzene. अब कितनी contribution करते हैं? तो peculiar structure जो एक structure है that contributes up to 39% towards the real structure of benzene.
और जो डाइवर स्ट्रक्चर है उसमें एक स्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 7.3% टुवर्ड्स द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब अगर इनका आप सम ले लें, 239 के ले लें, तो 39 प्लस 39 इज इक्वल टू 78। तो इन दोनों का मिला के तकरीबन बनता है आपके पास 78, और 7.3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना बनता है? 3 3 ज़ार 9 और 7 3 ज़ार 21, तो 21.9। इसको अगर आप सम अप कर लें तो ये 99.9 या 100% बन जाता है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन के जो दो मेजर जो दो केक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जबकि जो डाइवर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द माइनर कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि जिस भी मॉलिक्यूल के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे, तो वो स्ट्रक्चर जो है या वो मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां अगर आप देखें बेंजीन और 1,3-ब्यूटाडाइन को ही अगर आप कंपेयर कर लें, तो 1,3-ब्यूटाडाइन में दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक मेजर है, एक माइनर है। इसमें 5 हैं, 2 मेजर हैं, 3 माइनर हैं। ठीक है, जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बेंजीन के 1,3-ब्यूटाडाइन से ज्यादा है। इसमें एक मेजर है, इसमें 2 मेजर है, इसमें एक माइनर है, इसमें 3 माइनर है। ठीक है, एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। या इन सारे स्ट्रक्चर्स का आप जो हाइब्रिड लेंगे या वेटेड एवरेज लेंगे, वो इस तरह से आपको नजर आएगा। तो इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस, जो कि अभी मैंने आपको कहा कि स्टेबिलिटी के फॉर्म में आपको नजर आती है, एंड स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो एनर्जी कितनी होगी, किस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कितनी होगी, एनर्जी स्केल पे वो कहाँ होगा, या कौन सा स्ट्रक्चर एनर्जी स्केल पे कहाँ होगा, ये सारी चीजें जो है वो फिर रेजोनेंस एनर्जी से एक्सप्लेन करते हैं। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन एनर्जी between the resonance hybrid, आपको पता है कि resonance hybrid क्या है, and the most stable of the contributing structures. So we have seen 2 examples, and in both the examples जो contributing structures हैं, they are not equally contributing. 1,3-ब्यूटाडाइन में मेजर contributing structure एक है, लेकिन बेंजीन में आपको 2 structures ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि मेजर contributing structures हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा हैं। तो मोस्ट स्टेबल जो बेंजीन के हैं, दैट दे आर द केक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर हम बेंजीन के रेफरेंस से उसको एक्सप्लेन करें, तो the resonance energy is 36 kilocalories per mole, and it is actually the difference in energy between this structure and this structure. ये आपको जो नजर आ रहा है, this is the resonance hybrid of benzene। तो इस resonance hybrid और इस स्ट्रक्चर के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। अब जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है स्टेबलाइजेशन ज्यादा है। मैंने आपको कहा था कि ना ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, ना ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज एन एवरेज ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स। ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इसके और रेजोनेंस हाइब्रिड के दरमियान जो एनर्जी गैप है, दैट इज एक्चुअली द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। और रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो मॉलिक्यूल जो है वो कितना स्टेबलाइज्ड है, जो रियल मॉलिक्यूल है वो इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से जो हम ड्रॉ कर सकते हैं थियोरेटिकली, उनसे कितना स्टेबल है या उसमें स्टेबलाइजेशन कितनी आई है। सो दैट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एंड इन केस ऑफ बेंजीन इट इज 36 किलोकैलोरीज पर मोल। तो अगर हम इसको लिंक करें with the number of stable and equally contributing canonical forms, तो जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उसको और बेंजीन को अगर आप कंपेयर करें, तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इसके जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। एक और एग्जांपल जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, let me share it with you guys. Yeah, now this is
कार्बोनेट एनायन, कार्बोनेट आपको पता है CO3 और उस पे चार्ज कितना होता है -2। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करें तो ये ऐसे होगा। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव अ पाई बॉन्ड, अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज देयर। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एंड पाई बॉन्ड इज नेक्स्ट टू एन ऑर्बिटल दैट इज फिल्ड। और ये कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेशन कहाँ पर पॉसिबल है, डबल बॉन्ड्स के दरमियान, या डबल बॉन्ड जो है वो किसी पी ऑर्बिटल के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे हो और वो पी ऑर्बिटल एम्प्टी हो तो पॉजिटिव चार्ज, फिल्ड हो तो नेगेटिव चार्ज, या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर रेडिकल होगा, तो उसके साथ भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर आप यहाँ देखें, सो वी हैव अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड ऑन एडजेसेंट एटम वी हैव एन ऑर्बिटल दैट इज फिल्ड। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इट कैन डीलोकलाइज ओवर इन दिस फॉर्म लाइक दिस, एंड एज अ रिजल्ट दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो इसका अगर हम दूसरा रेजोनेंस फॉर्म ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा होगा। ऑक्सीजन इस पे अब नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, सो वी हैव अ नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ नाउ वी हैव अ डबल बॉन्ड विद द कार्बन, और जो राइट साइड पे ऑक्सीजन है इट इज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो मूव नहीं हुआ। So again, if you look at this structure, the second structure, we have one carbon and 3 oxygens, and the -2 charge is still there. So we are not changing the charges. मैंने आपको कहा था कि on both sides the number of charges should be equal. अब यहाँ negative charge create हो गया है, so this is unstable. ठीक है, यहाँ भी negative charge है, this is highly unstable. तो क्या करते हैं कि ये negative charge जो है ये इस तरफ shift होके ये pi bond oxygen की तरफ shift हो जाएगा. So now we have another structure and let's see how it looks like. So we have a negative charge here. Now a negative charge on this side, and we have a carbon oxygen double bond created on the right hand side. Right, so we have two negative charges again on this carbonate anion. Right. So now you saw that this negative charge is shifting and it is spread over the whole system. पहले में आप देखें तो इन दो ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्जेस थे, अब आप देखें तो इन दो ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्ज है, और अब आप देखें तो इन दो ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्ज है। सो टोटल चार्ज इज -2। लेकिन बारी बारी ये तीनों ऑक्सीजन्स, पहले ये वाला, फिर ये लेफ्ट वाला, और अब ये राइट वाला, ये न्यूट्रल भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन तीनों ऑक्सीजन्स पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। इनफैक्ट इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द 3 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, और एक ऐसी स्टेज भी आ सकती है इसमें कि जिसपे ऑक्सीजन जो है इन दिस 3 स्ट्रक्चर्स इज अ न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पर देखें ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है, इसमें ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल है, और इसमें ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम ड्रॉ कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप एक कार्बन एटम लगाएं। अब देखें जो सिग्मा बॉन्ड है वो तीनों स्ट्रक्चर्स में इंटैक्ट है, इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या करें कि तीनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड्स ड्रॉ करें। ठीक है, अब pi bonds जो हैं they are not restricted to 2 atoms, carbon and oxygen, like in this case there's a double bond here between this carbon and oxygen। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में देखें और तीसरे स्ट्रक्चर में भी देखें तो ये सिंगल बॉन्ड है, इट्स नॉट अ डबल बॉन्ड। ठीक है, या आप देखें ये जो डबल बॉन्ड है इसमें ये सिंगल है और यहाँ भी सिंगल है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों डबल बॉन्ड जो हैं ये ट्रू डबल बॉन्ड्स नहीं है। तो इसको आप यूं डॉटेड फॉर्म में शो कर सकते हैं। So all the 3 double bonds are shown as such in a resonance hybrid. अब चार्ज कितना होगा? ठीक है, so this -2 charge is spread over how many atoms? It is spread over 3 atoms. 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं और इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे ये जो -2 चार्ज है ये स्प्रेड हो गया है। तो टोटल स्ट्रक्चर में चार्ज है दैट इज -2 which is spread over 3 atoms। तो अब हर ऑक्सीजन जो चार्ज फील कर रहा है
that is not -1, in fact it is -2/3, and that is lower than -1. अगर ये चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता या फिक्स्ड होता या एक ऑक्सीजन एटम पे रिजाइड करता तो दैट वुड हैव बीन इक्वल टू -1, लेकिन क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है और एक ऐसी सिचुएशन इन तीनों स्ट्रक्चर्स में आती है कि एक ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल भी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस होल charge of -2 is spread over 3 atoms, and each of these oxygen atoms now have a charge of -2/3, and that means कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि चार्ज की वजह से चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इंस्टेबिलिटी आती है। तो उस चार्ज को या तो आप खत्म करें किसी रिएक्शन के जरिए या फिर कॉन्जुगेशन के जरिए या रेजोनेंस के जरिए जो है ये स्प्रेड हो जाए। जब स्प्रेड होगा, लोड डिवाइड होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, एंड दैट इज व्हाई दिस एनाइन इज क्वाइट स्टेबल, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें विद अनदर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, इट्स एन एमाइड मॉलिक्यूल, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बोनिल है और इसके साथ NH2 है। अब अगर आप देखें सिचुएशन, सो वी हैव अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक लोन पेयर है, तो दैट लोन पेयर कुड relocalize over and be involved in conjugation। तो इसका अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एंड नाउ देयर इज अ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हियर। अब नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर क्योंकि यूज हो गया है बॉन्डिंग में, इट हैज a positive charge। तो पहले हमारे पास न्यूट्रल स्ट्रक्चर था, now we have a charge separated structure, तो +1 -1 is equal to 0, again we have equal number of charges on both the sides, ठीक है। इसके यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये जो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये चूंकि अनस्टेबल है तो ये वापस शिफ्ट होंगे इस तरह से और ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर आपको वापस मिल जाएगा। सो वी हैव ओनली 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, और इसमें एक आपका मेजर कंट्रीब्यूटर है, एक माइनर कंट्रीब्यूटर है। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और तीनों जो हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है। इक्वली कंट्रीब्यूटिंग क्यों है कि पहले में भी आप देखें तो -2 चार्ज है, एक डबल बॉन्ड है, दूसरे में भी देखें -2 चार्ज है और तीसरे में भी -2 चार्ज है। इसका मतलब है कि तीनों जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी या एनर्जी जो है वो सेम है। सो दीज आर 3 equally contributing structures and these are the only structures possible for this ion, ठीक है। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इन तीनों स्ट्रक्चर से ही बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो we have 2 structures possible resonance structures, तो इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं एक तो 2 हैं और दूसरा इक्वली कंट्रीब्यूटिंग भी नहीं है, एक न्यूट्रल है, एक चार्ज सेपरेटेड है, so one is a major contributor, the other is a minor contributor। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो ये जो आयन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, या स्टेबिलिटी को अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की फॉर्म में लें, ओवरऑल नहीं, रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इसकी ज्यादा होगी बिकॉज इट हैज इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच आर मोर देन दिस मॉलिक्यूल। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कार्बोनेट एनायन की ज्यादा होगी इससे। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को या आयंस को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।